अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो थोड़े ज़्यादा गैप से बनी है। उसकी वजह है आज का इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा खौफनाक टॉपिक। आज का ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक टेररिज्म ऑफ ज़ायनिस्ट्स। ज़ायनिज़्म का लफ्ज़ आपने शायद पहले सुना होगा। ये यहूदियों की एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट है जो 1897 में एक यहूदी ने बनाई थी। इस मूवमेंट का मकसद ग्रेटर इज़राइल बनाना है, मतलब एक ग्लोबल एम्पायर जिसमें यहूदियों की हुकूमत होगी और यहूदियों के अलावा जितने भी लोग या इंसान इस दुनिया में हैं वो सब उनके ग़ुलाम होंगे। ये दरअसल एक फ़िरौन का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी बड़ा मसला आ जाए, मसलन जंगें, वायरसेस, साजिशें, हर कोई या बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे होते हैं कि ये यहूदी साजिश है। कोरोना वायरस का भी यही हाल है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कुदरती आफत है, कुछ लोग कह रहे हैं ये लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और फैलाया गया है और ये यहूदियों ने फैलाया है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया की सुपर पावर तो अमेरिका है जो क्रिश्चियंस का मुल्क है, दुनिया का तरक्की याफ्ता कॉन्टिनेंट यूरोप है, तो ये यहूदी कहाँ से आ जाते हैं बीच में। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये यहूदी आपकी सोच से भी ज़्यादा कितने ताकतवर हैं, और जब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से इनकी ताकत का बताऊंगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आपने सुना होगा जिसका सिक्का चलता है उसी की हुकूमत होती है। तारीख में जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं उनकी करेंसी का दारोमदार सोने या चांदी के सिक्कों पर होता था। पहले कारोबार या तिजारत सोने और चांदी के सिक्कों से होती थी। करेंसी का दारोमदार इसी पर था। पेपर करेंसी नहीं थी, कुछ मुल्कों में थी, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में सोना और चांदी चलता था। अगर कोई शख्स चांदी के सिक्के अमेरिका कारोबार के लिए लेकर जाता था तो उसे अमेरिकन करेंसी में अपने चाइनीज़ करेंसी को तब्दील नहीं करना होता था, क्योंकि हर जगह सेम सोना चलता था। जैसे आज होता है कि एक अमेरिकन डॉलर 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है। ये एक मिसाल दी आपको अंदाजे के लिए। तो इतना फ़र्क नहीं होता था करेंसीज़ में। मुल्कों के अमीर और गरीब होने का अंदाज़ा इससे लगाया जाता था कि उस मुल्क के पास सोने और चांदी की मिकदार कितनी है। करेंसी डिवैल्यूएशन का मामला नहीं होता था। इस वजह से पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल होता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है और रिबा यानी सूद को हराम करार दिया है। और तारीख़ में भी यहूदियों में सूद आम था। वो सूद का कारोबार आपस में किया करते थे, उनके लिए आम चीज़ थी। कुरान मजीद में सूद खाने वाले के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग किया है। आज का ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम सूद पर कायम है, जो कि दज्जाल का निज़ाम है और ग्रेटर इज़राइल बनाने का कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ड करने का मकसद दुनिया के सारे इंसानों को मुआशी तौर पर ग़ुलाम बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ। 15वीं और 16वीं सदी में कुछ यहूदियों ने छोटे छोटे बैंक्स बनाना शुरू किए, क्योंकि उस वक्त कारोबार जो है वो तिजारत सोने पर होती थी, सोने के सिक्के पर तिजारत होती थी। तो यहूदियों ने लोगों से कहा कि आप अपने सोने के सिक्के एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत के लिए लेकर जाते हैं, बीच में लूट मार भी हो जाती है और सोना कैरी करने में भी मसला होता है। तो आप ऐसा करें कि अपने सोने के सिक्के हमारे बैंक्स में रखवाएं, उसके बदले में हम आपको रसीदें देंगे, कागज़ की रसीदें। रसीदों में ये लिखा होगा कि अगर आपने 100 सोने के सिक्के उस बैंक में रखवाए हैं तो बैंक आपको 100 सोने के सिक्के की रसीद दे देगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोगों ने अपनी आसानी देखकर रसीदों पर कारोबार करना शुरू कर दिया। जो असल में सोना था वो बैंकर्स के पास था और जो कारोबार था वो रसीदों में होना शुरू हो गया। अच्छा, जब कारोबार रसीदों में होना शुरू हो गया तो इन बैंकर्स ने अपने बैंक्स को और पुरकशिश बनाने के लिए ये काम किया कि पहले तो अगर कोई 100 सोने के सिक्के इन बैंक्स में रखवाता था तो उसको रसीद 100 सोने के सिक्कों की मिलती थी। इन्होंने ये चालाकी की कि कुछ वक्त के बाद अगर कोई शख्स इनके पास 100 सोने के सिक्के रखवाता था तो ये उसको रसीदें 1000 सोने के सिक्कों की देते थे। इससे क्या हुआ, लोगों का कारोबार मजीद चमकना शुरू हो गया। ये इनकी चालाकी थी। अब लोग जो हैं 100 सोने के सिक्के रखवाने के बाद कारोबार 1000 सोने के सिक्कों पे कर रहे थे। 900 सोने के सिक्के उनको फ्री में मिल रहे थे एक तरह से बैंक से। इस तरह लोगों के कारोबार चमकना शुरू हुए और लोगों ने सोने के ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के इन बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिए। और होता ये था कि कुछ वक्त के बाद बैंक कोलैप्स कर जाता था।
कोलैप्स का मतलब ये है कि जो बैंकर्स हैं वो लोगों का सारा सोना लेकर भाग जाते थे और लोगों के पास क्या बचती थी, सिर्फ रसीदें, कागज की रसीदें। और जब बैंक्स लोगों के सोने के सिक्के लेकर भाग जाते थे तो वो जो रसीदें उन्होंने लोगों को दी थी, फिर उनकी कीमत एक रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा नहीं होती थी। इस तरह मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इन्होंने उस दौर में स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो बैंकिंग सिस्टम का सफ़र 15वीं और 16वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, ये 19वीं सदी में जब पहुंचा तो अमेरिका में कुछ यहूदियों ने छोटे छोटे बैंक्स बनाना शुरू कर दिए अपने। जैसे वही 15वीं और 16वीं सदी में इन्होंने स्टार्ट किए थे। और लोगों के भी बैंक होते थे, लेकिन फिलहाल मैं यहूदियों की बात कर रहा हूँ। तो वो बैंक्स भी कोलैप्स होते थे। इससे होता क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का बैंकिंग सिस्टम से एतमाद उठना शुरू हो गया। लोग अपना सोना बैंक में जमा करवाना छोड़ चुके थे। इन्होंने अब अपने बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का एतमाद दोबारा बहाल करवाना था। इसके लिए इन्होंने क्या चालाकी की कि 10-12 छोटे बैंक के ओनर्स जो यहूदी थे, उन्होंने सोचा कि हम मिलकर एक बड़ा बैंक कायम करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई इनका छोटा बैंक कोलैप्स होने वाला होगा तो बड़ा बैंक उन छोटे बैंक्स को लोन वगैरह देकर उनको कोलैप्स होने से बचाएगा। और इससे एक और फ़ायदा ये होता था कि अगर कोई छोटा बैंक कोलैप्स भी होता था तो लोगों को ये आसरा होता था कि एक बड़ा बैंक मौजूद है जो इनका नुकसान पूरा करने के लिए बैठा हुआ है। और जब लोग अपनी रसीदें लेकर उस बड़े बैंक के पास जाते थे तो वो उनका सोना वापस भी कर देता था। लेकिन बहुत सारे लोग इसी आसरे में अपना सोना निकलवाते ही नहीं थे कि उनको ये आसरा होता था कि बड़ा बैंक बैठा हुआ है। तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये जो मैं कब से कह रहा हूँ बड़ा बैंक, इन छोटे यहूदियों ने मिलकर एक बड़ा बैंक बनाया। इस बड़े बैंक को आज हम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह अमेरिका के स्टेट बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। और ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका कुछ यहूदी ख़ानदानों की मिल्कियत है। यानी कहने को तो ये अमेरिका का स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक गवर्नमेंट की मिल्कियत होती है, लेकिन ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका यहूदी ख़ानदानों की मिल्कियत है। और होता यह है कि जब अमेरिका आज भी अपनी करेंसी छापता है तो इस फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लेता है। लोन कौन दे रहा है? असल में तो पीछे यहूदी बैठे हैं जो अमेरिका की करेंसी छापने के लिए अमेरिका को लोन दे रहे हैं। तो अमेरिका को जब वो लोन देते हैं तो वो सूद पर देते हैं। सूद पर लोन देते हैं। तो जब से अमेरिका बना है उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का जो कर्ज है वो $75 ट्रिलियन हो चुका है। $75 ट्रिलियन, जो अभी ट्रंप ने कोरोना के लिए एक बजट पास किया था कि $2.2 ट्रिलियन लोगों की इमदाद के लिए, वो $2.2 ट्रिलियन था। सिर्फ अमेरिका पर कितना कर्ज है? $75 ट्रिलियन। इस तरह इन्होंने अमेरिका के इकोनॉमिक सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। एक बात जहन में रखिएगा, ये इन यहूदियों के बहुत सारे स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए जो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए इन्होंने उठाए। अब मैं आपको थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। 1913 में तो ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बना चुके थे। 1934 में इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि ये 1934 में अमेरिका में गोल्ड रिजर्व एक्ट के नाम से एक एक्ट लाए। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका के लोगों पर यह पाबंदी आयद हो गई कि वो अपना सोना अपने घरों में नहीं रख सकते। मतलब सोना अपने पास रखना जुर्म करार दे दिया गया। और लोगों के पास, अमेरिकन नेशन के पास जितना भी सोना है वो फेडरल रिजर्व बैंक में जमा कराने की उनको हिदायत दी गई। और जो अपने घर में सोना रखेगा उस एक्ट के मुताबिक तो उस पर $10,000 जुर्माना और कई साल कैद की सज़ा सुना दी गई। तो इस तरह लोगों ने क्या किया, डर कर अपना सारा सोना फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका में जमा कराना शुरू कर दिया। और बैंक ने लोगों को सोने के अवज़ रसीदें जारी करना शुरू कर दी। वही काम जो इन्होंने 15वीं और 16वीं सदी में किया था। अच्छा, जब इन रसीदों का मतलब है आज की ज़ुबान में नोट, करेंसी, यानी डॉलर्स या रुपया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात सही तो है, इसमें क्या मसला है? जितने पैसों का सोना उन्होंने, मतलब जितना सोना उन्होंने अपने पास रखा उतने पैसे लोगों को वापस दे दिए, तो उसमें मसला क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि सोने की इटसेल्फ अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि कागज़ के नोट की अपनी इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है। वो एक कागज़ का टुकड़ा है, सोने की एक वैल्यू है। इसके अलावा जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू स्टैटिक नहीं रहती, वो फ्लोटिंग होती है।
वैल्यू कभी भी किसी भी करेंसी की उड़ जाती है, गिर जाती है। जैसे आज अगर हमारे रुपयों में $1 160 का है, तो तारीख में तो ऐसा नहीं होता था, और अक्सर ये वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। जबकि जब सोने की वैल्यू बढ़ती है या गिरती है तो पूरी दुनिया में एक साथ गिरती है या बढ़ती है। इससे करेंसी का कोई मामला नहीं होता। मतलब अगर एक मुल्क में सोने की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे मुल्क में गिरेगी नहीं। अगर बढ़ रही है तो पूरी दुनिया में एक साथ बढ़ती है, गिर रही है तो पूरी दुनिया में एक साथ गिरती है। करेंसी में ऐसा नहीं होता। अब एक बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, 1944 से पहले पहले दुनिया की जो भी करेंसीज थी उनके बैकअप पर सोना होता था। यानी अगर किसी भी करेंसी की वैल्यू मालूम करनी हो तो हमें पहले ये पता करना होता था कि एक सोने के सिक्के की कीमत उस करेंसी में कितनी है। यानी अगर मुझे अमेरिकन डॉलर की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इस तरह देखूंगा कि एक सोने के सिक्के की कीमत अमेरिकन डॉलर में कितनी है। वो $20 है, वो $10 है या $30 है। तो सोने के सिक्के की कीमत का ताल्लुक करेंसी से इस तरह था। यानी हर करेंसी के बैकअप पर सोना होता था। अब जो 1934 में गोल्ड रिजर्व एक्ट जो ये अमेरिका में लाए थे, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या अमेरिकन कौम पागल बनती है या इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज करती है। और नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन कौम बहुत आसानी से पागल बन गई। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये जो गोल्ड रिजर्व एक्ट वाला निज़ाम है ये पूरी दुनिया में फैलाना है। तो इन्होंने किया ये कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी तो ज़ायनिस्ट ने पूरी दुनिया का सोना अपने पास जमा करना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक ज़ायनिस्ट ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका में दुनिया का 80% सोना जमा कर लिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चूंकि यूरोप पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था तो अमेरिका ने शिप्स भर भर कर, डॉलर के शिप्स भर भर कर पूरे यूरोप में कर्जे देना शुरू किए। इससे ये हुआ कि पूरे यूरोप में डॉलर्स फैल गया। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो कारोबार यूरोप में उनकी अपनी करेंसीज में हुआ करता था अब वो डॉलर्स में होना शुरू हुआ, क्योंकि डॉलर्स पूरे यूरोप फैल चुका था। और अमेरिका, बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका पूरे यूरोप को कर्ज दे रहा था और पूरा यूरोप अमेरिका का मकरूज हो रहा था, लेकिन दरअसल अमेरिका भी किसी का मकरूज हो रहा था, और वो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि चंद यहूदी ख़ानदानों की ओनरशिप में है। और मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अगर अमेरिका को 6% सूद पर लोन दे रहा था तो अमेरिका आगे से पूरे यूरोप में कर्जा 20% सूद पर दे रहा था। मतलब फेडरल रिजर्व बैंक 6% सूद पर अगर अमेरिका को कर्जा दे रहा है तो अमेरिका आगे से पूरे यूरोप में 20% सूद के साथ कर्जा दे रहा है। तो दरअसल कर्ज दे रहा था फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ही। इससे हुआ ये कि जब अमेरिका शिप्स भर भर कर डॉलर्स में कर्जे दे रहा था पूरे यूरोप को, तो पूरे यूरोप में डॉलर्स फैलना शुरू हो गए। और जो कारोबार पहले यूरोप अपनी करेंसीज में करता था, मुख्तलिफ ममालिक अपनी करेंसीज में करते थे, वो अब अमेरिकन डॉलर्स में करना शुरू हो गए, क्योंकि डॉलर्स पूरे यूरोप में फैला दिया था अमेरिका ने। अच्छा, फिर 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह बने। यहाँ पर इन्होंने एक और मकरू खेल खेला। वो ये कि मैंने आपको पहले बताया कि 1944 से पहले तक दुनिया की सारी करेंसीज के बैकअप पर क्या होता था? सोना। अब इस एग्रीमेंट के बाद इन्होंने ये तय पाया पूरी दुनिया के लिए कि अब से 1944 के बाद से दुनिया की तमाम करेंसीज के बैकअप पर सोने की बजाय डॉलर होगा। इससे क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया में सोने के बजाय, पहले तो यूरोप में फैला हुआ था, अब पूरी दुनिया में डॉलर्स फैलना शुरू हो गए, क्योंकि ये कानून बन गया था कि अब कोई भी करेंसी के बैकअप पर सोना नहीं डॉलर होगा। तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिए। इससे डॉलर की वैल्यू वैसे ही राइज हो गई और सोने के बैकअप से करेंसी डॉलर के बैकअप पर आ गई। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया की तमाम करेंसीज के पीछे तो डॉलर था। मतलब अब पहले मैंने बताया था कि किसी भी करेंसी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये पता करना होता था कि एक सोने की सिक्के की कीमत उस करेंसी में कितनी है। अब से ये हो गया कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत उस करेंसी में कितनी है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब दुनिया की तमाम करेंसीज के बैकअप से सोना हटाकर अमेरिकन डॉलर रख दिया गया तो सारी करेंसीज की वैल्यू ऐसे मालूम होती थी कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत उस करेंसी में कितनी है। लेकिन अमेरिकन डॉलर की खुद की कीमत कैसे मालूम होगी, क्योंकि उसके बैकअप पर तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारी करेंसीज के बैकअप पर तो अमेरिकन डॉलर ही रख दिया। तो अमेरिकन डॉलर के बैकअप पर क्या था? तो अमेरिकन डॉलर के बैकअप पर 1944 के बाद से कुछ भी नहीं था।
अमेरिकन डॉलर फ्लोटिंग करेंसी है, मतलब इन यहूदियों ने उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से उसे दी हुई है कि कोई कानून के तहत नहीं है। अगर $1 हमारे पैसों में, रुपयों में 160 रुपये का $1 है, तो ये कानून के तहत है, जो अमेरिकन डॉलर की वैल्यू से रिलेटेड है। लेकिन अमेरिकन डॉलर खुद किसी वैल्यू से रिलेशन नहीं रखता, वो फ्लोटिंग करेंसी है, उसको इन्होंने कीमत अपनी मर्जी से दी हुई है। ये तो आपको मैंने इन ज़ायनिस्ट का एक मकरू खेल बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये कुछ लाख यहूदी पूरी क्रिश्चियन दुनिया में कैसे फैल गए, इतनी ताकत इन्होंने हासिल कैसे कर ली? क्या क्रिश्चियन सो रहे थे? अमेरिका जैसी ताकत में ये यहूदी घुसकर वहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक बना लिया। क्या अमेरिकन को नहीं पता थी ये बात? क्या पूरी क्रिश्चियन जो कौम है वो सो रही थी? क्या पूरा यूरोप सो रहा था? इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि ये कैसे इन क्रिश्चियंस में घुसे, क्योंकि तारीखी तौर पर तो क्रिश्चियन और यहूदी की आपस में बनती नहीं है, दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चलती रही हैं। एक और चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज तो मैंने बताया स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में, यानी स्टेट बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उसमें इन यहूदियों के कितने शेयर्स हैं और कौन सी एक फैमिली है जिसके 90% शेयर्स हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और ये कैसे सिरायत कर गए क्रिश्चियंस में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और चीज़, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।